नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों के खिलाफ है या इससे ज्यादा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ? और इसका अंजाम क्या होना है? राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में अक्सर ये सवाल पूछते दिखाई देते हैं। निर्णय लेने वाली ताकतवर नौकरशाही में कितने दलित और ओबीसी हैं? अभूतपूर्व जीत वाले 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव रैलियों में एक सवाल बार बार पूछते नजर आते थे। पटना में महावीर मंदिर के बाहर बैठ के जो आदमी भीख मांग रहा है वो कौन जात का है? खाली जाति जनगणना करवा के हमको बता दीजिए। बिहार में जातीय सर्वे ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया। इसी जवाब से राजनीति के गेरुआ रंगमंडल में पैदा हुई दहशत का नाम है वक्फ संशोधन कानून। अब देखिए कि नौकरशाही और धर्म की व्यवस्था में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। इसके अलावा एक तीसरा सवाल भी है। रामनवमी और होली पर डीजे के साथ मस्जिदों के बाहर नाचने वाला, हथियार भांजने वाला, मुसलमानों को ललकारने वाला कौन है? किस तबके का है? यह सवाल बेहद संवेदनशील है। इसलिए बहुजन राजनीति करने वाले राहुल गांधी या अखिलेश यादव सरीखे नेता इसे सीधे नहीं पूछ रहे, लेकिन इसका जवाब वामन मेश्राम जैसे बहुजन नेता बार बार देते आए। मेश्राम अक्सर कहते हैं, सांप्रदायिकता बहुजनों की समस्या नहीं है, यह मुसलमानों के खिलाफ बहुजनों का इस्तेमाल किए जाने की समस्या है। ये एक ऐसी टीप है जिसे खारिज करते जाने की होशियारी ने देश को धर्म के चोले में कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया है। सच ये है कि इस देश के दलित, पिछड़े, गेरुआ गुंडों की आगे की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। हालांकि ये दीवार पिछले 10-12 सालों में दरक चुकी है, लेकिन ज्यादा नहीं, केवल 20-25 साल पीछे लौटी है। वरिष्ठ पत्रकार राकेश कायस्थ कहते हैं, जिनका जन्म मेरी तरह गोबर पट्टी में हुआ है और जो लोग 40 की उम्र पार कर चुके हैं, वो इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हर शहर और कस्बे की सांप्रदायिक दंगों से जुड़ी अपनी दंत कथाएं होती हैं, बल्कि कई होती थीं। याद कीजिए, इन कथाओं के नायक कौन लोग हुआ करते थे। आपको मिश्रा जी, गुप्ता जी या श्रीवास्तव जी जैसा एक भी नाम भूले से नहीं मिलेगा। आपको ये बताने वाले सैकड़ों लोग मिल जाएंगे कि पूरा मोहल्ला जल गया होता अगर चमर टोली और दुसाध टोली से 500 लोग लाठियां लेकर ना आए होते। अयोध्या के कार सेवकों और 2002 के गुजरात दंगों के बीच समाज को एकजुट बनाए रखने वाले नायकों को देख लीजिए। आपको लगभग 100% लोग उन्हीं जातियों के मिलेंगे जिनका उल्लेख वामन मेश्राम जैसे लोग करते आए हैं। दलित, पिछड़े और आदिवासी। संघ और नरेंद्र मोदी की राजनीति के रास्ते में अटका ये रोड़ा उन्हें यहां से आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, क्योंकि वो किसी भी सूरत में उन्मादी होने को तैयार नजर नहीं आता। वक्फ संशोधन कानून शिक्षा और रोजगार के लिए लड़ते दलित, पिछड़े बच्चों को मस्जिदों, मदरसों, मजारों और दरगाहों के आगे आक्रमणकारी भीड़ में बदल देने का सुचिंतित प्रयास है। थोड़ा पीछे चलिए। जवाहरलाल नेहरू को गालियां बकने वाले जाहिल उनसे इतना डरते क्यों हैं? सच ये है कि आजादी के बाद नेहरू के लिए दुनिया के दूसरे कई मुल्कों जैसी तानाशाही स्थापित करने का मुफीद रास्ता यह था कि वो पाकिस्तान की तरह भारत में भी बहुसंख्यकवाद को हवा देते और बिना किसी चुनाव के हमेशा के लिए सत्ता पर कब्जा कर लेते, जिसे चाहते कुचल देते, सारे सवाल खत्म कर देते। लेकिन महात्मा गांधी के वारिस नेहरू ने ऐसा करने के बदले एक मुश्किल रास्ता चुना। कांग्रेस के शासन के दौरान आरक्षण की धीमी प्रक्रिया से पढ़े लिखे दलितों का एक मध्य वर्ग बना। राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने 50 और 60 के दशक में जो कुछ किया, उसका नतीजा ये हुआ कि पिछड़ी जातियों में देश और दुनिया को समझने वाला एक बड़ा तबका पनपा। इन सब का नतीजा ये हुआ कि आरएसएस की पुरजोर कोशिशों के बावजूद भारत के हिंदू तालिबान में बदलने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। हिंदी पट्टी में मुलायम और लालू जैसे नेताओं का उदय भी भारत के तालिबानीकरण के रुकने का एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। हालांकि बहुजन राजनीति के कई योद्धाओं ने इसे दरकिनार किया, छोटे लाभ के लिए भाजपा की जमीन तैयार की और कालांतर में उसी भाजपा ने किसी समय देश की उम्मीद बन चुके बहुजन दलों और बहुजन नायकों को नेपथ्य में डाल दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुजनों
और खासकर ओबीसी को अपने पक्ष में गोलबंद करने के खेल में गोलवलकर के चेले कांग्रेसियों, बहुजनवादियों और समाजवादियों से मीलों आगे हैं। उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। मोहन भागवत राहुल गांधी या अखिलेश यादव या तेजस्वी पर बड़ी आसानी से फिल्मी डायलॉग ठोक सकते हैं कि बच्चे, तुम जिस स्कूल के छात्र हो, हम उसके हेडमास्टर हैं। राहुल गांधी ओबीसी और दलित जातियों के लोगों में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और भारत सरकार में सचिव बनने का सपना जगाना चाहते हैं। उन्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा बेहतर होगी, नई नौकरियां आएंगी और उनका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन बीजेपी आरएसएस के पास बहुजन जातियों के लिए ऑलरेडी लाखों नौकरियां हैं। ऐसी नौकरियां जिनके लिए न किताबों में सिर खपाना है, न अच्छे नंबर लाना है, न तजुर्बा जुटाना है, न कोई टेस्ट और इंटरव्यू देना है, न ही समय पर दफ्तर पहुंचने या समय से पहले न निकलने की कोई पाबंदी। क्या आपको लगता है कि मस्जिद पर झंडा फहराना कोई स्वांतः सुखाए काम है और यह बिना किसी इकोसिस्टम के हो रहा है? मोदी ने ऐसे ही नहीं बेरोजगारी के नासूर को आकांक्षी युवा का नाम दिया है। इस आकांक्षी युवा के भीतर किस बात की आकांक्षा जगाई जा रही है? नासा और इसरो का वैज्ञानिक बनने की आकांक्षा, प्रेमचंद जैसा लेखक या पाब्लो नेरुदा जैसा कवि बनने की आकांक्षा, जेफरसन जैसा राजनीति विज्ञानी बनने की आकांक्षा, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसा समाज विज्ञानी बनने की आकांक्षा, माता सावित्रीबाई फुले जैसा शिक्षा शास्त्री बनने की आकांक्षा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा विधिवेत्ता बनने की आकांक्षा? नहीं, नहीं, नहीं। और ये बात इस देश का हर इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता है, समझता है। मोदी और संघ ने शिक्षित और बेरोजगार से आकांक्षी युवा बन चुके एक आम ओबीसी, दलित या आदिवासी के पास अपने करियर का रोड मैप रख दिया है। उसका सपना एक छोटे ठेकेदार से कॉरपोरेटर बनने तक कुछ भी हो सकता है। उसके सामने अनगिनत रोल मॉडल हैं जो कमल छाप वाला झंडा पकड़कर माल कूट रहे हैं। राकेश कायस्थ लिखते हैं, राहुल गांधी के पास बहुजन भारत के लिए एक सपना है। उनके व्यक्तित्व में ऐसा करिश्मा है जो भारत के किसी भी हिस्से में बड़ी भीड़ बटोर सकता है, लेकिन संगठन क्षमता न के बराबर। अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से तीक्ष्ण बुद्धि होने के साथ चुनावी राजनीति में निपुण और संगठन पर नियंत्रण के मामले में भी दक्ष हैं, लेकिन आरएसएस की महामशीन के आगे उनकी ताकत भी सीमित नजर आती है। संघ एक ऐसा संगठन है जो हर स्तर पर आ रहे राजनीतिक सामाजिक बदलावों पर बेहद पैनी नजर रखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद संघ के शीर्ष नेतृत्व में आई बेचैनी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हिंदू एकता को लेकर मोहन भागवत ने थोक भाव में इतने बयान इसके पहले कब दिए थे? इन बयानों में भागवत का एक बयान खासा दिलचस्प है। सरसंघ चालक कहते हैं, हिंदू एकता के लिए जो संभव हो वो करो, अगर दूसरी जाति में विवाह करना पड़े तो वो भी करो। इसमें करना पड़े वो करो वाक्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब किसी तरह के झिझक संकोच की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी आरएसएस बहुजन चेतना के विस्तार को रोकने के लिए हर स्तर पर रणनीतिक तरीके से काम कर रहा है। पहला स्तर अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर सरीखे बहुजन नायकों को हड़पने और उन्हें संघ का वैचारिक साझीदार साबित करने का है। दूसरा स्तर मायावती जैसे दलित नेताओं को साम दाम दंड भेद से निष्प्रभावी बना देने का है। छोटे स्तर पर भी कई चीजें हो रही हैं। इनमें बहुजनों पर प्रभाव रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स को सीधे खरीद लेना या औकात के हिसाब से सामने रोटी या बोटी डालकर उन्हें चुप करा देने जैसे तरीके शामिल हैं। इसके बावजूद वृहत भारतीय समाज के भीतर एक तरह की गहरी बेचैनी है। जातियों से परे इस देश के पढ़े लिखे तबके के एक बड़े हिस्से की समझ में आ रहा है कि बीजेपी आरएसएस भारत को उस रास्ते पर बहुत तेजी से ले जा रहे हैं जहां से वापसी लगभग नामुमकिन होगी। भारत आने वाले दिनों में हिंदू तालिबान बनेगा या फिर वैज्ञानिक दृष्टि अपनाकर सही अर्थों में विश्व गुरु बनने के अपने सपने को जीवित रखेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव सरीखे नेता इस बड़ी और निर्णायक लड़ाई को किस तरह लड़ पाते हैं, या फिर आने वाले दिनों में बहुजनों के बीच से कैसा नेतृत्व निकल कर आता है।
उनके भीतर दुनिया को देखने की कैसी दृष्टि होती है और वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर मनुष्यता और लोकतंत्र के पक्ष में आम जन के बीच किस तरह से विश्वास का आधार तैयार करते हैं। जो भी हो, लेकिन आने वाले कुछ साल भारत के लिए बहुत ही उथल पुथल भरे होने वाले हैं। नेहरू, गांधी और बाबा साहब ने इस देश को आगे ले जाने की जो दृष्टि पैदा की थी, उसके दम पर यह देश जहां तक पहुंच सकता था, उसे वहां पहुंचने से पहले ही हमारे नेताओं ने लोक और लोकतंत्र की पीठ में खंजर भोंक दिया है। और हमसे कहा जा रहा है कि यह दर्द इस पाखंडी राष्ट्रवाद की कीमत है। तुम अगर इसकी जय नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।